Good morning, students. Once again, I am here before you with history class, history subject of class 10th. In previous classes, we had discussed about the unification of Italy as well as the unification of Germany. You have read how did the unification of Germany complete by the help of Otto Bismarck, a Prussian chancellor or chief minister, by the help of wars, battles. Same as in the case of Italy, you have read how did the unification of Italy complete by the help of the chief minister of Sardinia Piedmont, Count Cavour, as well as Garibaldi and other personalities. In both cases, we have watched that the unification of Germany as well as the unification of Italy completed by the help of battles. But in today's topic, you will read, we will discuss about the completion of the unification of Britain. And your topic is the strange case of Britain. Here is a word strange. Why? Because the unification of Britain, we can say that the formation, the better word is formation of Britain was the was not the result of battles, wars, or upheaval, uprising, revolt. The formation of Britain, the unification of Britain, completed by the help of it was the result of a long drawn out process. एक लंबी बहस की प्रक्रिया का परिणाम था ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन था वो. नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की अजीब दास्ता, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट. सम स्कॉलर्स हैव अर्ग्ड इज ग्रेट ब्रिटेन. बहुत सारे विद्वानों ने राष्ट्र बनने की प्रक्रिया और राष्ट्र के बारे में एक तर्क दिया कि कैसे ब्रिटेन एक आसानी से नेशन स्टेट बन गया. इन द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का जो बनने की प्रक्रिया थी वो जो नोट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेबल और रेवोल्यूशन. ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ वह तुरंत क्रांति और उथल पुथल का परिणाम नहीं था. जैसे इन द केस ऑफ ब्रिटेन, सॉरी, इन द केस ऑफ जर्मनी और इन द केस ऑफ इटली, तो जर्मनी और इटली की तरह यहाँ क्रांतियाँ नहीं हुई, युद्ध नहीं हुए, कोई बैटल नहीं हुआ, बल्कि एक बहस का परिणाम था जो लंबे दिनों तक चलता आया था. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. इसका जो परिणाम सामने आया वह लंबी प्रक्रिया, बहस का परिणाम था. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century.
18th सेंचुरी तक ब्रिटेन कोई एक देश नहीं था। जैसे आज भी ब्रिटेन कोई एक देश नहीं है और स्कॉटलैंड के साथ आज भी जुड़ा हुआ है, तो उस समय भी ब्रिटेन कोई एक देश नहीं हुआ करता था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वेयर इथनिक वन। ब्रिटेन में ये जो एक आइलैंड था, एक टापू था, वहाँ कई नस्लों के लोग, कई जातियों के लोग रहते थे और ब्रिटेन सब के साथ मिलकर बना हुआ था। जैसे सच एज इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग, वेल्स, वेल्स के लोग, स्कॉट, स्कॉटलैंड के लोग, और आयरिश, आयरलैंड के लोग। इट मीन्स दैट टाइम ब्रिटेन वॉज क्लोजली टाइड विथ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ये 4 देशों का एक टापू था उस समय। All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. इन सभी देशों का, जैसे आयरलैंड का और स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का और वेल्स का, सब का अपना अपना एक अलग संस्कृति और राजनीतिक जो था वह परंपरा बनी हुई थी सबकी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड संपत्ति के मामले में धीरे धीरे विकास करता गया, इम्पोर्टेंस इसका महत्व बढ़ता गया, एंड पावर, शक्ति भी एक शक्तिशाली बनता गया धीरे धीरे। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे यह इस योग्य बन गया ब्रिटेन कि वह और दूसरे द्वीपों पर जैसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स पर अपना अधिकार, अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, it was able to extend its influence over the other nations of the island। अपना प्रभाव दूसरे द्वीपों पर जमाना प्रारंभ कर दिया। तब द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688, in 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट बना। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान इंग्लिश पार्लियामेंट बना 1688 में, और उस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राजा के शक्ति को हटाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में यह शक्ति आ गई। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, राजतंत्र खत्म कर दिया गया, राजा का पावर को हटा दिया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट और मतलब वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो डिग्नेटरीज थे, पर्सनालिटीज थे, उनके हाथों में पावर आ गया। इन 1688 में एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, लंबी टकराव के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तब वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट, और इस प्रकार ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना। तो जैसे आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो यह स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का मतलब यही था कि कैसे ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन था वो एक विचित्र तरीका से, एक आसानी से नेशन स्टेट में परिवर्तित हो गया, न कि जर्मनी में युद्धों के द्वारा और इटली में युद्ध के द्वारा कंप्लीट हुआ। और तब was the instrument through which a nation state with England and its center came to be formed, और ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, और ये चारों देशों के बीच में ब्रिटेन एक मेन देश के रूप में सामने आया। द एक्ट ऑफ यूनियन, और उसी समय एक्ट ऑफ यूनियन बना इन 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच। बाकी दो देशों को छोड़ दिया गया और
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच द एक्ट ऑफ यूनियन का निर्माण किया गया, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन बना स्कॉटलैंड के साथ जुड़कर। मिंट इसका मतलब था इन इफेक्ट, इस प्रभाव में, दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन। अब ब्रिटेन स्कॉटलैंड पर आसानी से अपना प्रभाव को थोप सकता था, लाद सकता था। और इस प्रकार द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English member। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड के लोगों का ही था, स्कॉटलैंड के लोगों का नहीं था। और द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। इस प्रकार जैसे जैसे ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे बाकी जो स्कॉटलैंड के विभिन्न जो सांस्कृतिक और राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस थे, संस्था थे, वह सिस्टम के द्वारा सबको दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटेन का पावर बढ़ता चला गया। और इस प्रकार द कैथोलिक क्लान्स, आई थिंक यू नो, all religion except Hinduism, each and every has two sects। सबका हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को छोड़कर बाकी जितने भी दुनिया के जो धर्म हैं सब दो भागों में बटा हुआ है। जैसे क्रिश्चियनिटी, देयर आर टू सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। बुद्धिज्म हीनयान महायान, जैनिज्म श्वेतांबर दिगंबर, एंड इस्लाम शिया सुन्नी। तो क्रिश्चियनिटी भी दो भागों में बटे हुए थे, एक कैथोलिक्स में और एक प्रोटेस्टेंट में। तो यूरोप के बहुत सारे देशों में ये बटा हुआ था। कहीं लोग कैथोलिक वाले का प्रभाव ज़्यादा था, कहीं पे प्रोटेस्टेंट का प्रभाव ज़्यादा था। पर यहाँ पर द कैथोलिक क्लान दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के सारे जो लोग थे वह कैथोलिक के मानने वाले थे। और हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, उनको बड़ी दर्दनाक तरीके से, भयानक तरीके से दबाया गया। वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जैसे जैसे स्कॉटलैंड के लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे, वैसे वैसे प्रोटेस्टेंटों के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड में जितने भी जो क्रिश्चियन मानने वाले थे सब प्रोटेस्टेंट के थे, तो प्रोटेस्टेंट के लोगों ने कैथोलिक लोगों को बड़ी बुरी तरह उनको दबाया जब वे अपनी आज़ादी की मांग करने लगे तब। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। और इस प्रकार उनको इतना दबाया गया कि स्कॉटलैंड के लोग जो उनका जो ओन लैंग्वेज गैलिक लैंग्वेज था वो भी बोलना भूल गए, छुड़ा दिया गया, उन पर इम्पोज किया गया, थोप दिया गया इंग्लिश भाषा बोलने के लिए। और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, उनका जो राष्ट्रीय परिधान था उनको भी पहनने से मना किया गया। एंड लार्ज नंबर्स वेयर फोर्सिबली ड्रिवन आउट देयर होमलैंड। और बहुत सारे स्कॉटलैंड के बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती स्कॉटलैंड से हटा दिया गया। तो आपने देखा कि कैसे ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना और स्कॉटलैंड से जुड़कर स्कॉटलैंड को बुरी तरह प्रभावित किया। हियर ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज, हाउ वॉज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, हाउ वॉज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म in Britain unlike the rest of Europe, unlike the rest of Europe। Next question, write a short note on,
write a short note on the Act of Union. The Act of Union. Now we will discuss about what was the condition of Ireland after the Scotland. आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, जो हाल स्कॉटलैंड का हुआ वही हाल आयरलैंड का भी किया गया ब्रिटेन के द्वारा. इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. आयरलैंड में भी दो भाग में बटे हुए थे. क्लांस क्रिश्चियनिटी का एक प्रोटेस्टेंट में, एक कैथोलिक में. कुछ लोग आयरलैंड के कैथोलिक मानने वाले थे, कुछ प्रोटेस्टेंट मानने वाले थे. आपने पीछे भी देखा कि इंग्लैंड लोग प्रोटेस्टेंट को मानते थे, तो आयरलैंड में जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनको ब्रिटेन मदद करता था और कैथोलिक पर अत्याचार करता था. इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट. ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले प्रोटेस्टेंट की मदद करते थे ऑफ आयरलैंड का, एंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री. और जितने भी यूरोप के कैथोलिक मानने वाले जो देश थे उस पर अपना प्रभाव ब्रिटेन जमाना चाहता था. कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस. आयरलैंड के कैथोलिक जो मानने वाले थे वे ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, और उस विद्रोह को बड़ी आसानी से इंग्लैंड ने दबा दिया आयरलैंड में. तब आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय ओल्फटोन. आयरलैंड का एक पर्सनालिटी ओल्फटोन था और उसने एक सेक्रेट सोसाइटी कह सकते हैं, एक संस्था बनाया था, यूनाइटेड आयरिश मैन. तो ओल्फटोन ने अपनी जो संस्था थी यूनाइटेड आयरिश मैन के सहायता से ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट किया, विद्रोह किया. लेकिन यह विद्रोह को भी आसानी से दबा दिया गया और आयरलैंड को कोई विशेष बेनिफिट नहीं हुआ. और तब आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. इतना के बावजूद भी 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक जबरदस्ती ब्रिटेन में मिला लिया गया स्कॉटलैंड की तरह. और तब ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड. एक नया ब्रिटेन का निर्माण हुआ थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, जिसमें इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन का प्रसार किया गया, प्रचार किया गया सभी जगह, चाहे स्कॉटलैंड हो चाहे आयरलैंड हो. और इसके बाद नए नए सिंबल्स बनाए गए ब्रिटेन के द्वारा, जैसे द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन. ब्रिटेन का जो नया सिंबल सामने आया, जैसे द ब्रिटिश फ्लैग, नया झंडा बनाया गया जिसे यूनियन जैक आज भी कहा जाता है. यूनियन जैक मीन्स ब्रिटिश फ्लैग. तो यूनियन जैक बना. द नेशनल एंथम उसी समय बना, गॉड सेव आवर नोबल किंग के रूप में. द इंग्लिश लैंग्वेज को थोप दिया गया बाकी उस द्वीप के देशों पर, और वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. इस ब्रिटेन के साथ बाकी जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स थे एक सबऑर्डिनेट, एक सहयोगी की तरह केवल साथ काम करते थे, लेकिन जो प्रभाव था वह सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन का ही रहता था. इस प्रकार आयरलैंड को भी हटा दिया गया और उसके बाद उसमें जोड़कर और पूरे इस आइलैंड के मध्य एक ब्रिटेन अपना केंद्र में एक मजबूत राष्ट्र बना. यह तो यू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. How did Ireland
how did Ireland forcibly incorporate in Britain? Yes, your today's topic is completed. I hope in previous class all of you have completed your questions by the help of videos or the notes. Once again, I want to request that please complete your HW, but on the basis of the views, I have found that most of students are not active to watch video, and you should know now you have no other option that you can take a study. So please, once again, I request to you watch videos uh, more than 1 to 3 times and complete the question answer. Thank you. Have a nice day.